उन्होंने भी सन 52 में चुनाव लड़ा था, मेरे पिताजी ने। अच्छा। हाँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर पार्टी से चुनाव लड़ा था। कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसके लोग 10-15 घर ऐसे हैं जिनकी मैं रियल सगी बहन बेटी हूँ। अगर बहू बेटियों के नाम लिखाए जाते हैं कि उसके कपड़े आएंगे, उसके कपड़े आएंगे, तो उनमें बुआ के नाम से तीर तागा जो है ना, वो मेरा लिखा जाता है। तो आपका। हाँ, और चौधरी देवीलाल जी और चौधरी चांदराम ही आपस में ऐसे थे जो उनकी बिल्कुल राम और लक्ष्मण की जोड़ी कहा करते हैं उस समय। हाँ, तो उन्होंने कहा, मका जी ये जो ग्रोथ सेंटर ये बावड़ में दे दो, मैं जितनी आप कहेंगे मैं उतना प्रयत्न करूंगी, आपके साथ लग कर आप दे दो इसको। जो ये असाई कंपनी है उसका सबसे पहला पत्थर जो है ना, वो मेरे हाथों से ही, मैंने जापान कोलैबोरेशन से है। पहले हम सुनते हैं जो भाजपा वाले भी अब कह देते हैं कि वे पहले नौकरी का हिस्सा मिलता था, 20 एक एमएलए को, 15 एक एमएलए को, या मतलब किसी को 50 मिलते होंगे, आप मिनिस्टर आपको 100 मिलते होंगे। पहले योग्यता तो दरकिनार होती थी, ऐसा तो है। अब हमें चलो 20 मिलते हो, 10 मिलते हो, लगाते तो अपने हल्के के, अपने हरियाणा के ही थे ना। जी जी। अब एक भी नहीं मिलता किसी को एमएलए को। और तेरे में जितनी हिम्मत है ना, एक दिन पूरा तो जितना तू शिलान्यास करेगी ना, तुझे उतने ही पैसे दे दूंगा। कमाल कर दिया। मुझे याद है कि मैंने सुबह से लेके शाम तक 23 चौपालों पर पत्थर रखा। तो आपने तो उनको भाजपा में एंट्री करा दी थी? नहीं, भाजपा से मैंने नहीं एंट्री ना, अगर कराती तो मैं भी चली जाती। मैं तो पसंद ही नहीं करती भाजपा को, मैं तो अलग हूँ बिल्कुल। हम ये जानना चाह रहे हैं, राव वीरेंद्र सिंह के परिवार के साथ आपके खट्टे मीठे अनुभव कैसे रहे हैं? आप बेटी को क्यों बनाना चाहते हो, और आपके कार्यकर्ता जितने उन पर विचार? सीधे आज बात करते हैं नारी की। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। यह एनजेपी का पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। विश्व महिला दिवस से पहले विश्व महिला दिवस के लिए हमने भी एक खास मेहमान को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। एनजेपी की स्टूडियो में आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है शकुंतला भगवाड़िया। जाना पहचाना नाम है हरियाणा की राजनीति में, 3 बार मंत्री रही हैं, बावल से 4 बार विधायक रही है। बावल विधानसभा क्षेत्र से, बावल विधानसभा क्षेत्र आरक्षित सीट थी, शुरुआत जीत से हुई, बीच में हार जीत चलती रही। सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम जिस कारण से इनको आमंत्रित किया है वो कारण आपको बता देते हैं कि बिल्कुल साधारण परिवार से लोक संपर्क विभाग में जॉब छोड़ करके राजनीति के मैदान में आई। लोक संपर्क विभाग में भी कोई बहुत बड़ी अधिकारी नहीं थी, सामान्य पद था। सामान्य पद छोड़ करके लोक संपर्क विभाग का फिर इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, लेकिन राजनीति में प्रवेश करने के बाद पीछे कदम नहीं रखा, कभी भी आगे बढ़ती गई। एक उम्र सीमा होती है, अभी कितनी उम्र होगी बहन जी से ही जानेंगे, कितनी हो चुकी बहन जी? अभी 83 की हो चुकी है। लेकिन इन्होंने जो काम किया वो बड़ा काम किया, एक नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम किया। इनकी 2 बेटियां हैं, नीलम और नीरज। नीरज अभी सेशन जज है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश है रोहतक में, और नीलम खुद राजनीति में सक्रिय है, बावल से पहले चुनाव भी लड़ चुकी है और इस समय कांग्रेस की नेता हैं। तो अब सब विषयों पर हम इनसे बात करेंगे, इनका कैसे राजनीति में आना हुआ, पिताजी कैसे राजनीति में सक्रिय इनको करने के लिए राजी हुए, वो बहुत उस समय की बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहन जी के नाम से ही चर्चित है, हम सारी दुनिया इनको बहन जी के नाम से ही जानती है। तो बहन शकुंतला भगवाड़िया, सबसे पहले तो एनजेपी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे एनजेपी में स्टूडियो पर बुलाने का आपने उचित समय ढूंढा। तो आप ना विश्व महिला दिवस पे आप सबसे पहले तो हमको यही बताएं कि शकुंतला भगवाड़िया कहाँ जॉब कर रही थी, कैसे एकदम राजनीति में रुझान रहा? हम पुराने जमाने की बात से शुरुआत करते हैं। अब पुराने जमाने की बात, 64 में मैं पब्लिक रिलेशन में लेडी फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट लगी थी, क्योंकि उस समय ना महिलाएं नौकरी में होती थी और हमारे कास्ट में तो लड़की का नौकरी में आना कोई बहुत वैसी बात मानी जाती थी, होती ही नहीं थी लड़कियां। चांस भी नहीं मिलता था, परिवार वाले और न क्योंकि पढ़ी लिखी ही नहीं होती थी, पढ़ाते ही नहीं थे लड़कियों को। जी जी। और पता नहीं मेरे पिताजी
कितना मैं आभार व्यक्त करूं कि वैसे समय में कुछ जबकि तो उस समय लड़की को पढ़ाया दरवाजे होगा। से भी बाहर नहीं निकलने देते थे, उस समय मुझे हॉस्टल में कन्या गुरुकुल खानपुर में भेजकर और हॉस्टल में मुझे पढ़ाया, तो जेबीटी करवाई, मैट्रिक करवाई। और उस समय मैट्रिक और तो उस जेबीटी जमाने में लड़कियां तो बहुत हमारी बड़ी तो बात थी जो। मिलती भी नहीं थी। हाँ, तो मेरे को उस समय मैं पब्लिक रिलेशन विभाग में लगी और मुझे मेरा बहुत अच्छा समय पब्लिक रिलेशन विभाग में बीता। 77 में जब महिलाओं को टिकट दी जा रही थी, तो मेरी कास्ट में उस समय भी कम लड़कियां मिलती थी। जी। तो मेरे को भी मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने, विशेष रूप से मेरे पति ने, पूर्णमल भगवाड़िया, स्वर्गीय पूर्णमल भगवाड़िया ने मुझे ये कहा कि तेरा राजनीति में प्रयास करते हैं, अगर मौका मिल गया तो चुनाव लड़ लेते। दाव लगे तो चुनाव लड़ देते हैं। मन में तो आई। हाँ, खूब आई सारे परिवार के। मेरे पिताजी राजनीतिज्ञ, वैसे तो सर्विस करते थे, पटवारी थे, लेकिन उनकी मेंटेलिटी पॉलिटिशियन जैसी थी। हाँ, उठना बैठना। उन्होंने भी 57 में चुनाव लड़ा था, मेरे पिताजी ने। अच्छा हाँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर पार्टी से चुनाव लड़ा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा था जाएंगे उन बातों सन पर। 52 में। जी जी। तो फिर वो सजग थे राजनीति में, उन्होंने ज्यादा पसंद किया इस बात को, तो फिर मैं राजनीति में आ गई। बावल नाम मेरा पियर है और ना बावल मेरी ससुराल है। मैं बावल से कैंडिडेट निर्धारित कर दी गई जनता पार्टी में। अच्छा, जनता पार्टी में विशेष रूप से मैं थोप दी गई। अच्छा अच्छा। हाँ, लोग बहुत महसूस करते रहे, लेकिन मैंने लोगों में इतना काम किया और मैं इतनी मिली जुली रही कि लोग अपनी, यहाँ से जो लड़की ना वो तो पैदा हुई पहला हो ना। चुनाव जब आपको हाँ। टिकट मिली, वो किन परिस्थितियों में मिली? एकदम जो है जनता पार्टी, कौन से सन की बात बता रहे हो आप? 77 की। वो तो जनता पार्टी की तो लहर थी उस समय, तो उस समय टिकट कैसे मिली? टिकट तो नेताओं ने दे दी। नेताओं ने दे दी जो उस समय जो टिकट दी। नेताओं ने दे दी। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर आएंगे आगे जो है। पीछे जैसे आपने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, कहाँ पर जन्म हुआ और कहाँ बचपन बीता, और पिताजी कहाँ कहाँ रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वो आप बता रहे, क्या जॉब था पिताजी का? मेरा जो पैतृक गांव है जहाँ मैंने जन्म लिया, वो बवाना है, दिल्ली के पास बवाना। दिल्ली वाला बवाना? हाँ, नरेले के पास, जहाँ से आपके भाई, मेरा भाई सुरेंद्र जहाँ से चुनाव लड़ता है। जी जी। तो मेरा वहाँ जन्म हुआ और मैंने वहाँ से पढ़ाई शुरू की, कन्या गुरुकुल खानपुर से। जी। मैं उस समय स्कूल वगैरह नहीं होते थे, लेकिन लड़कियों को बाहर भी नहीं भेजते थे। हम तो बवाना से खानपुर आना जाना रहता था? नहीं, मेरे पिताजी पटवारी थे, सांगी खिडवाड़ी। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा के गांव में। अच्छा। और फिर भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी जो थे चौधरी रणवीर हुड्डा, वो उस समय कॉलेज के जो कन्या गुरुकुल खानपुर था उसके हर्ता करता थे, उसकी देख रेख में थे। तो वो मुझे वैसे ही वो प्रतिष्ठित तो रहे ही थे। तो फिर मैं उस स्कूल में दाखिल करा दी गई। जी जी। जब उस स्कूल में 4 साल मैं वहाँ रही, 4-5 साल रही। जी जी। मेरा मन भी नहीं लगा। फिर मैं धनवंतरी आर्य स्कूल रोहतक आ गई। अच्छा अच्छा। फिर मैंने वहाँ तक मैट्रिक पास की। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल रोहतक, उसमें मैंने जेबीटी करी। पिताजी का नाम नहीं बताया आप? चौधरी रामकला पटवारी, श्री रामकला पटवारी से। बाद में हुड्डा से जो याराना रहा, कहीं ना कहीं तो पिताजी सांघी में पटवारी रहे थे, तब का जो ना मेरा खास बढ़ता नहीं वो तो। अच्छा, अच्छा, लेकिन मेरा तो राजनीतिक ही रिश्ता था। अच्छा, राजनीतिक रिश्ता था। तो चलिए, जो उसके बाद हम आगे बढ़े, ये तो आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही। तो उसके बाद जो है आपका राजनीति में 1977 में पहला चुनाव बावल से जीता। बावल से जो पहला चुनाव जीता, वो तब किस तरह, कौन चीफ मिनिस्टर बने, आपने जनता पार्टी से चुनाव जीत करके क्या भूमिका रही? अब वहां से आप शुरू कीजिए। नहीं, उस समय कांग्रेस का राज था पहले जी। राम प्रसाद जी उस समय एमएलए हुआ करते जी। तो वो तो कांग्रेस से लड़ रहे थे, मैं जनता पार्टी से लड़ रही थी। ठीक है। और मोहनलाल पीपल मेरे खिलाफ थे। जी जी। विशाल हरियाणा पार्टी से। जी जी।
तो फिर मैंने उनको रहा। राव वीरेंद्र की पार्टी से? हाँ, राव वीरेंद्र सिंह जी की पार्टी थी, विशाल हरियाणा पार्टी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उससे फिर वो कैंडिडेट थे। और कांग्रेस से राम प्रसाद जी थे जी और फिर मैं जनता पार्टी से मैं थी। जी जी। फिर मैं चुनाव लड़ी, चुनाव जीत गई। जीतने के पश्चात बावड़ मेरे लिए पूर्णतया नया था, लेकिन मैंने बावड़ में इतना काम किया कि बावड़ पहले सब तहसील के कागजात गए हुए थे। अच्छा। मैं पूर्ण सब तहसील भी नहीं थी, सब तहसील, तहसील, उपमंडल, आज बावड़ में है, उपमंडल है बावड़ में। जी जी। और कोई भी अपना कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसके लोग 10-15 घर जी जी। ऐसे हैं जिनकी मैं रियल सगी बहन बेटी हूँ। इस तरह आपको अगर बहू बेटियों के नाम लिखाए जाते हैं कि उसके कपड़े आएंगे, उसके कपड़े आएंगे, तो उनमें बुआ के नाम से तीर तागा जो है ना, वो मेरा लिखा जाता है। तो आपका? हाँ, मेरा लिखा जाता है कि हमारी एक छोरी, हमारी एक बुआ बड़ी, वो है, उसका भी मतलब परिवार में गहरा रिश्ता। कुल इतनी गहराई है। लेकिन मेरे को एक बात याद आ रही है, शायद आप जिक्र करते हैं या मुझे एक पत्रकार के रूप में कहीं से याद है, चौधरी चांदराम ने पहले चुनाव में आपकी शायद मदद की थी टिकट। चौधरी चांदराम मेरे रिलेशन में थे। अच्छा अच्छा। मेरे मेरे पिताजी की बुआ के लड़के थे और वो हरिजनों के लीडर थे, जनप्रिय लीडर थे हरिजनों के, तो बिल्कुल ही। तो उन्होंने शायद चौधरी देवीलाल जी को उन्होंने कहा, और चौधरी देवीलाल जी और चौधरी चांदराम ही आपस में ऐसे थे जो उनकी बिल्कुल राम और लक्ष्मण की जोड़ी कहा करते थे उस समय। हाँ, अच्छा। उन्होंने ही जनता पार्टी को पूरा हरियाणा में तो इतना मतलब बहुत ऊंचा दर्जा जो मिला हरियाणा को। जी जी। जितने आदमी जीते तो केवल उनकी वजह से ही जीते। उन्होंने मेरी सिफारिश कर दी, चौधरी चांदराम ने। तो फिर क्या हुआ आगे चल करके? फिर जैसे आपको सत्ता में पहली बार कब आने का मौका मिला? एमएलए तो आप बन गए, आप 77 में एमएलए बन गए, सत्ता में कब आने का मौका मिला? 29 में मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनी थी। आप 77 में एमएलए बन गई। हाँ, लेकिन बाद में तो कह रहे हैं कि चौधरी भजनलाल पूरी पार्टी जितने थे आधे से ज्यादा लोगों को ले गए। 40 आदमी थे जी, 40 आदमी थे भजनलाल जी के साथ जी। और 40 के 40 हम सारे कांग्रेस में चले गए। तो बीच मिड टर्म में ही आप कांग्रेसी हो गए। जो तो देवीलाल जी की विदाई और भजनलाल जी का आगमन हो गया है, पूर्णतः कांग्रेसी बन गए हम। अच्छा अच्छा। तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया। पहली बार गाड़ी बत्ती मिली है 3-4 महीने के बाद ही फिर मुझे राज्य मंत्री बनाया उसी वर्ष। अच्छा अच्छा। फिर उसी समय पे मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया उसी पारी में। हाँ, तो बड़ा आप पर तो मेहरबान रहे भजनलाल जी हैं। मेहरबानी थे। अच्छा। हाँ, बहुत मेहरबान थे। मेरे को तो हर मुख्यमंत्री मेहरबान तो रहा। पहली पारी में आप संसदीय सचिव भी बनी, राज्य मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री भी, और भजनलाल के मंत्रिमंडल में उस समय तो ये राव इंद्रजीत और कैप्टन अजय सिंह यादव, मेरे ख्याल से ये भी थे दोनों। कैप्टन अजय नहीं थे, वो हमारे से जूनियर थे। अच्छा, जूनियर थे, बाद में आए जो। बाद में तो राव इंद्रजीत थे मिनिस्टर उस समय। सिंह थे। हाँ, तो राव इंद्रजीत और आप दोनों थे भजनलाल मंत्रिमंडल में इस क्षेत्र से जो। तो वो उस पारी में भजनलाल के साथ रहते हुए उस पहली पारी का कोई बड़ा काम आपको ध्यान है, आपने इलाके के लिए किया हो, हरियाणा के लिए किया मुझे हो? याद है, बताओ जो। मैंने पहली पारी में ही गवर्नमेंट कॉलेज बावड़ और हॉस्पिटल बावड़ में और स्टेडियम बनवाया था। ये पहली पारी में। और खोड़ ब्लॉक के अंदर क्या है वो बनवाया था, हॉस्पिटल बनवाया। फिर दूसरा चुनाव हुआ, उसमें भी जीत गई 82 में। 82 में। हाँ, 22,500 वोटों से जीती। जी जी। तो दोबारा आपको मंत्री बनाया, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया मुझे। कैबिनेट मिनिस्टर सरकार भजनलाल की रही। सरकार भजनलाल। तो दोबारा से इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाई। अच्छा। उसके साथ 4-5 महकमे थे, सोशल वेलफेयर, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, वोकेशनल एजुकेशन, 4-5 महकमे थे। वो जो आपकी जो कोठी नंबर चीफ मिनिस्टर के बगल वाली कोठी नंबर 2, वो तब की बात है, कब की बात है? वो तीसरी बार की बात, जब मैं कॉर्पोरेशन मिनिस्टर। अच्छा, तीसरी बार में जो है। तो उद्योग मंत्री के रूप में शकुंतला भगवाड़िया ने हरियाणा को क्या दिया? उद्योग मंत्री के रूप में मैंने ये ग्रोथ सेंटर है एक, जो भारतवर्ष के अंदर 2 मिले थे,
2 ग्रोथ सेंटर थे, एक मोलाना में और एक बावड़ में। आज तो IMT है वो। हाँ, पूरी दुनिया के जितने इंडस्ट्रीज थे न, कंपनियों के मालिक थे, वो सारे यहाँ बड़कर लेक पे आए हुए थे। जी जी। और भजनलाल जी ने उनका अभिवादन किया था। उस समय मैं एक इंडस्ट्री मिनिस्टर थी, महिला। सारे भारतवर्ष के अंदर मैं एक महिला थी। फिर जब वो मीटिंग हुई तो हम उनकी देख रेख में लगे हुए थे सभी। जी। फिर मीटिंग होने लगी तो मुझे इंग्लिश तो कम आती ही नहीं थी इतनी अच्छा कि भाई मैं उनमें कुछ बोल के कह सकूं। जी। तो जब वो ये पता चल गया मुझे कि अब मौका है, मेरे पास प्राइवेट सेक्रेटरी अफसर जितने बैठे थे, उन्होंने कह दिया बहन जी अब कुछ कह सको तो कह लो। फिर मैंने कहा यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब फिर वो बोले क्या? हंस के फिर बोले जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। आपने कह दिया? हाँ, मैं बोली। फिर उन्होंने भजनलाल जी बोले जी ये इंडस्ट्री मिनिस्टर है हमारे यहाँ, एक महिला है और बड़ी अच्छी बहन है, ये बहुत काम करने वाली है। तो उन्होंने कहा, मैं कहा जी ये जो ग्रोथ सेंटर ये बावड़ में दे दो, मैं जितनी आप कहेंगे मैं उतना प्रयत्न करूंगी, आपके साथ लग कर आप दे दो इसको। जमीन उस समय फिर अधिग्रहण हुई? अधिग्रहण हुई। बहुत आलोचना की लोगों ने, बहुत ही ज्यादा आलोचना की, मेरे रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, कर देते थे, कहते तो थे वो किस बात पे आलोचना कर रहे थे? जमीन के? जमीन बेच रही है, जमीन बिकवा रही है हमारी। अच्छा, अच्छा, किसान, हम किसान कहाँ जाएंगे? फिर भजनलाल जी ने एक जलसा किया यहाँ। अच्छा। और जलसा करके उसने कहा अरे 1 किला जमीन बेचोगे ना, इंडस्ट्री में जाएगी ना 1 किला तुम्हारी, और तो तुम 4 किले खरीदोगे दूसरी स्टेट में, और 15,000 रुपया पर किला देता रहूंगा तुम्हें, और एक प्लाट दूंगा, और हो सके तो बच्चा लगाऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम याद रखोगे। अच्छा, वादा पक्का करके गए जो? और उन्होंने अपना वायदा पूरा किया जी। और फिर जो ये असाई कंपनी है उसका सबसे पहला पत्थर जो है ना, वो मेरे हाथों से ही, मैंने जापान कोलैबोरेशन से है। बच्चे भी खूब लगवाए होंगे असाई में? बच्चे मैंने कम से कम 1,500 बच्चा ये पहली पारी में ही लगवाया था। अच्छा, एक बात बताओ, आप अब ना तो कोई कानून आपका कुछ बिगाड़ सकता, आप तो रिटायर हो लिए, लेकिन एक जिज्ञासा है। पहले हम सुनते हैं, जो भाजपा वाले भी अब कह देते हैं कि पहले नौकरी का हिस्सा मिलता था, 20 एक MLA को, 15 एक MLA को, या मतलब किसी को 50 मिलते होंगे, आप मिनिस्टर आपको 100 मिलते होंगे। पहले योग्यता तो दरकिनार होती थी, ऐसा तो है ना? योग्यता दरकिनार होकर तो वो आगे कोर्ट में दूसरा कर लेता था, इतने बावड़े थोड़ा। अब हरियाणा के लोग इतने पागल कहाँ से आए? आके आप एक 9वीं का लग जाए, 10वीं का घर बैठा रह जाए, वो कोर्ट में चला जाता है। अच्छा, इस तरह जो? हाँ, ऐसे कैसे चला जाए तो कहना है। अब हमें चलो 20 मिलते हो, 10 मिलते हो, लगाते तो अपने हल्के के, अपने हरियाणा के ही थे ना। जी, जी। अब एक भी नहीं मिलता किसी को, एमएलए को बेचारे को कोई पूछता नहीं, इसलिए नहीं पूछता कि ना तो वो लड़के लगा सकता। मतलब आज MLA की पावर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। उस समय MLA की पावर थी जो? जैसे जनप्रतिनिधि अपना MLA बना के गौरवान्वित महसूस करते थे लोग कि भाई हमारा MLA हमारा ये काम करेगा, हमारे बच्चे लगाएगा, हमारा ये करेगा। ये खर्ची पर्ची चर्ची ये तो आज भी मौजूद है, और कभी होती होगी तो पहले भी होती होगी, मुझे तो खुद पता नहीं, मैं तो उनमें कभी शामिल नहीं हुई। आपकी एक बात हम मान लेते हैं, आपने एक बड़ा काम बताया। आज तो जो आपका ग्रोथ सेंटर था वो IMT बन चुका है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बावल में है, काफी रोजगार भी मिला है, एक्सेप्ट। अब नारी सशक्तिकरण पर हम आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया, नारी उद्धार के लिए, नारी उत्थान के लिए क्या किया? मैंने नारी उत्थान के लिए, अब पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं भेज देते थे, और 5वीं तक के स्कूल गांव में हुआ करते थे, और 5वीं स्कूल के लिए के बाद 10+2 तक पूरे बावड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने मैंने स्कूल अपग्रेड कराए होंगे इतने शायद किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे, और उसमें को एजुकेशन का प्रावधान करवाया कॉलेज में भी। और सुनो, और फिर मैंने ITI बनवाई कुंड मंडी में, जो हरियाणा की बड़ी बड़ी ITI में से एक है, और महिला कॉलेज पाली में बनवाया, महिला कॉलेज जी पाली में बनवाया। और बावड़ में जो कुश्तियां होती हैं तो उसमें लड़कियां भी कुश्ती लड़ने के लिए आती है, स्टेडियम बनवाया।
अच्छा, बावड़ में स्टेडियम बनवाया। तो आप घूंघट प्रथा जो आपके विधानसभा क्षेत्र में है, और एक ITI में ना इसमें टाकड़ी में बनवाई, जी, जिसमें लड़कियों को भी ट्रेनिंग ITI करवाई जाती है। नहीं कुछ महिलाओं को आगे लाई पंचायत स्तर पर, कुछ घूंघट प्रथा से मुक्ति दिलाई, हाँ ऐसा वो कुछ तो है? जब मैं MLA थी तो ये तो संभव है कि जब उस मेरे साथ तो महिलाएं रहेंगी और महिलाओं की मीटिंग भी लूंगी। महिलाओं को जब मैं कॉर्पोरेशन मिनिस्टर थी तो वहाँ प्रदर्शनी जब लगती थी, एग्जीबिशन लगती थी, उनमें महिलाएं जो घर में सामान बनाती उनको वहाँ रखवाती थी मैं एग्जीबिशन में। अच्छा अच्छा, हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप हाँ वगैरह हाँ के जो। ये हाँ भाई कढ़ाई का, बुनाई का, कुछ भी ये काम हो सबको। फिर दिल्ली के अंदर भी लगवाया मैंने 2-3 बार एग्जीबिशन में। हाँ जो छोटे छोटे काम करती थी लड़कियां वो अपने काम को औरतें लेके जाए और अपने बेचने की शक्ति दिलवाएं। मार्केटिंग की जगह जो। मार्केटिंग की जगह। हाँ और यहाँ कुतुबपुर के अंदर महिलाएं, केवल महिलाएं सारी जूतियों का ऐसा कशीदाकारी बेचती थी। अच्छा, जरी जो की जूतियों का केवल महिलाएं ही करती उस काम को, महिलाएं करती। और GD तपस्या को वहां पर ले आके मैंने गवर्नर साहब को, और गवर्नर साहब बड़े अच्छे से गरीबों के प्रति हमदर्द बहुत थे, तो उनको मैं खुद ले आई और ले आके उन्होंने लोगों को छोटा छोटा लोन दिया महिलाओं को और ये काम शुरू करवाया। आप सहकारिता मंत्री रही, आप उद्योग मंत्री रही, आपके पास जो है तो बहुत छोटी बात कहने जा रही हूँ मैं विकास का भी रहा, पर जो हाँ छोटी बात कोई नहीं होती। औरों को भी लगेगी आज के दिन तो वो छोटी सी लगती है। एक बार मैं एक शादी में चली गई। अच्छा। तो हरिजनों की बारात थी, दलितों की। अब तो हरिजन शब्द ही प्रतिबंधित कर रखा है, अब तो अनुसूचित जाति SC आप बोल लीजिए जो। कीकर की छाया में कितनी धूप छाया होती होगी कीकर में, उनके नीचे बाराती बैठे। अच्छा, आप किसी गांव में गए थे? हाँ हरचंदपुर कालड़ावास में गई थी। अच्छा। और साथ में पंचायत घर। अच्छा। और पंचायत घर में मैंने कहा पंचायत घर रहा, तुम यहाँ से वो ये 4 क्यों धूप में मर रहे हो, वहां बैठ जाओ। अच्छा। मुझे चुप करें वहां के आदमी लोकल। हाँ। आप चुप रहो जी, चुप रहो। फिर अंदर बैठ के सारी बातें मेरे से बताई, मन की बात आई निकल करके। मैंने जाकर चौधरी देवीलाल को कही। मैंने कहा जी ऐसी दुर्गति तो मैंने धरती पे नहीं देखी, मेरा बहुत मन दुखी है। फिर उन्होंने कहा कि तू ये काम कर, आज से ये नीति निर्धारित कर दी गवर्नमेंट, हरिजनों को चौपाल बनाएगी हर एक गाँव में, प्रत्येक गाँव को चौपाल देगी। तो उस समय अनाउंस हुई? हाँ उस समय चौधरी देवीलाल के टाइम पे। तो फिर मैंने कहा जी ठीक है, और तेरे में जितनी हिम्मत है ना, एक दिन पूरा तो जितना तू शिलान्यास करेगी ना तुझे उतने पैसे दे दूंगा। कमाल कर दिया। मुझे याद है कि मैंने सुबह से लेके शाम तक 23 चौपालों पर पत्थर रखा कि शिलान्यास किया और मुझे इतने पैसे मिले। 10,000 रुपए प्रति चौपाल के मिलते थे। उस समय बड़ी बात, उस समय बहुत बड़ी बात थी। 10,000 रुपए थी सरकारों के पास। हर गांव के अंदर आज बावड़ हल्के के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें हरिजन चौपाल ना हो। लेकिन बहन जी हम बात करें जैसे चौपाल नंबर 1, चौपाल नंबर 2, मेरे कई मंत्रियों से भी बात होती है, गांव में आज़ादी के 75 साल बीत लिए, ये अनुसूचित जाति की चौपाल, ये जनरल चौपाल, ये BC चौपाल, क्या ये सिस्टम ठीक है? SC BC जनरल सब में नहीं उस समय रहा होगा, उस समय नहीं ज्यादा छुआछूत की भावना रही होगी। सोच के देखो, ये सब खत्म करना या डिसीजन लेना उन दलितों के तक बस की है नहीं। हाँ जी। वो तो ले नहीं सकते कि भाई हम चाहें कि तुम्हारी चौपाल में बैठ जाएं या तुम्हारे पंचायत घर में बैठ जाएं। आज भी थोड़ा सा हाँ ये तो हर दूसरी पहल करनी चाहिए जो समाज के। यदि नहीं करते नहीं करते तो ऐसे कैसे छोड़ना भी तो बेकार है ना। जी। चलो ये मतलब उनको कुछ भला हुआ और उनको जो बारात के लिए इनका एक ठिकाना मिल गया जो बैठने का है। आज सारे दिन कोई बात है, बारिश आ जाती, घर गिर जाता है, चाहे वो भले ही 1-2 कमरा हो, लेकिन थोड़ी बहुत देर बच्चों को शरण तो मिल जाती है ना बैठने की। जी। हाँ। अब बात करते हैं जो आप परिवार के बारे में, अपने आपके बेटे बेटियां, 2 बेटियां हैं। मेरे 2 बेटी हैं, एक नीलम बड़ी, उससे छोटी नीरजा और उससे छोटा मेरा बेटा तरुण है।
आपने बेटियों को जो पढ़ाया, वो बेटी अब क्या है आप ही बताएं, मैं तो बता ही चुका हूँ, जज है। मेरी जी। बेटी, बड़ी बेटी आरपी चंद्र IAS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, रिटायर हुए। ACS हाँ रिटायर। IAS, जी जी, उनके भी आई। वो आपके दामाद। हाँ, और वो MA LLB उसने कर रखी है, B.Ed भी, M.Ed भी, काफी पढ़ी लिखी है, और वो राजनीति में सक्रिय है। एक चुनाव भी उसने लड़ा इंडिपेंडेंट, कांग्रेस के अभी तक उसने टिकट नहीं मिली है। प्रयास कर रही है। हाँ, प्रयास करिए, प्रयास जारी रहेगा। तो आपने तो उनको भाजपा में एंट्री करा दी थी? नहीं, भाजपा से मैंने नहीं एंट्री ना, अगर कराती तो मैं भी चली जाती। मैं तो पसंद ही नहीं करती भाजपा को, मैं तो अलग हूँ बिल्कुल। तो बेटी को क्यों भेजा? आपकी तो आज्ञाकारी बेटी कहाँ? अपनी मर्जी के मालिक हैं बच्चे। मर्जी के। तो आपकी कभी बेटी से बात होती हो, पछतावा रहता है कि भाजपा में जाकर के? पछतावा था, तभी तो वापस ले आई। अच्छा, वापस ले आई जो। अच्छा, तो ये तो हुई बड़ी बेटी की बात। बड़ी बेटी नीलम और आपके दामाद RP चंद्रा IAS, रिटायर्ड IAS, और वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा रिटायर हुए। हाँ, ठीक है। दूसरी बेटी है मेरी सेशन जज, जी जी, उसके हस्बैंड भी IAS ऑफिसर है। अच्छा, उनके हस्बैंड भी IAS ऑफिसर है, तो दूसरी सेशन जज। अच्छा, तीसरा बेटा मेरा बिजनेसमैन है, वो गैस एजेंसी है उसके पास। ये गैस एजेंसी कब मिली? 82 में। 82 में मिली। आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, कॉमन बात से। तो 82 में मिली। तो परिवार के गुजारे का जो साधन था शुरुआत में, आप तो जॉब छोड़ के आई थी, फिर आर्थिक रूप से बच्चों को पढ़ाना उठाना, कब जो कहते हैं ना अच्छे दिन आने शुरू हुए, कब अच्छे दिन आने शुरू हुए? जब तक तो छोटे ही थे ना। हाँ जी, हाँ जी। जब तक तो कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसे इतने जितना भगवाड़े साहब कमाते थे। तो पूर्णमल भगवाड़िया जी भी, जो आपके पति, वो भी जॉब में रहे? हाँ, टेलीफोन एक्सचेंज में थे। हाँ, सर्विस करते थे, तो वो भी कमाते थे। इतने कौन से खर्चे होते थे, बच्चे पढ़ाने के हमारे पास खर्चे थे, वो हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे। पूर्णमल भगवाड़िया का आपके जीवन में क्या योगदान है, वो हम समझना चाहेंगे। अगर सच पूछो ना, तो आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, उस पूर्णमल भगवाड़िया जी के सहयोग से हूँ। हर क्षण में हमने बैठ के निश्चय कर लिया था कि घर का कोई काम करते हुए मैं शर्म नहीं करूंगा, और बाहर का काम करते हुए मैं शर्म नहीं करूंगी। मिल के अपना, हाँ, मिल मिला के अपनी जीवन गाड़ी की पूरी सजाएंगे अच्छी तरह से, प्यार प्रीत से। और हम बड़े अच्छे, हमारे रिलेशन रहे, कभी अनबन हमारे बीच में नहीं रही। तो मेरा दुर्भाग्य है कि वो बहुत पहले चले गए। तो राजनीति में बड़े बड़े लोगों से पाला पड़ा, यहाँ भी हम सुनते हैं कि यहाँ की राजनीति में भी जो राव वीरेंद्र सिंह का परिवार रहा, उनसे कई बार 36 का आंकड़ा भी रहा। कई बार ऐसा भी सुनते हैं कि एक जब आप निर्दलीय जीती थी, कौन सा सन था, राव अजीत सिंह ने आपकी मदद की राव वीरेंद्र परिवार में। हम ये जानना चाह रहे हैं, राव वीरेंद्र सिंह के परिवार के साथ आपके खट्टे मीठे अनुभव कैसे रहे हैं? देखो, हम अलग अलग पार्टियों में थे। जी जी, ये तो संभव है, अलग अलग पार्टियों में होंगे तो वो तो प्यार प्रीत से तो हो नहीं सकते, उसमें तो अनबन तो संभव है ही। जी जी। लेकिन ये तरीका, ये बात अलग है कि उस अनबन में कोई घबरा के घर में घुस जाए, या कोई जिस गली से उनका जलसा हो रहा उसी में कर बैठे, ये उसकी कैंडिडेट की हिम्मत की बात है। ठीक है, लेते रहे? नहीं, पंगे तो नहीं मैंने लिए, इतने बड़े आदमी के साथ मैं कैसे पंगे ले सकती थी। लेकिन मैंने अपना जो था, मेरा दायित्व था पार्टी को ऊपर, मतलब आगे बढ़ाना, अपने आप को जिताना, लोगों का काम करवाना, उसमें मैंने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। बहन जी, एक बात का सही से जवाब देना आप। ये हम सुनते क्या सब लोगों की जुबान पर है कि शकुंतला भगवाड़िया सत्ता में थी, मंत्री थी, लेकिन सरकार यानी उनका विभाग चौधरी जयपाल संभालते थे, वो चलाते थे। इस बात में कितनी सत्यता है? ऐसा है ना जी, मैं वहाँ भगवाड़े से कमाते थे जी, और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, और जयपाल को मैं शुरू से ही, छोटेपन से ही अपना भाई मानती हूँ।
जी जी। जब ये पढ़ता था, मेरे भाई का दोस्त है, तो तब उसी तरह से भाई उसको के मानते थे, इसी तरह से इसको मानते। और इलेक्शन में पूरी तरह सक्रिय रहा। तो ये तो लोगों को आज मेरी बेटी के पास, जब मैं यहाँ से चंडीगढ़ से वहाँ चली जाती थी ना, मिनिस्टर थी, जी जी। तो नीलम की ट्रांसफर होगी, कुछ दिन ये मेरे पास रही। और जब मैं कहीं चली जाती तो इससे बात करते आदमी, तो इन्हें कहते नीलम से कह ले भैया, तो नीलम की ही मानती है। अच्छा अच्छा। तो ये तो लोगों की कहने की बात होती है। आप किसी को भी अपने साथ रख के देख लीजिए। हाँ, लेकिन बस सहयोग मिला, लोगों ने तो कहनी ही कहनी। सहयोग मिला एक भाई के रूप में। मेरा आज भी उसी तरह भाई है ना, वो चाहे कितना भी बुजुर्ग हो गया हो। नहीं, वो कहीं ना कहीं अब वो ऐसा होगा, उनकी विचारधारा भाजपा की हो गई, आपकी कांग्रेस की। 36 का आंकड़ा है, लेकिन एक बहन भाई का तो रिश्ता मेरा यूं का यूं है, सामाजिक रिश्ता यूं का यूं है। यूं का यूं, उससे बढ़ा बेशक है, घटा नहीं। सुनते हैं भाजपा के कुछ ज्यादा वो नजदीक चले गए पूरी तरह से। हैं? जिसको भाजपा ने सब कुछ दे रखा है, उसकी बेटी को बना रखा है, उसके बेटे को, उसके पूरे परिवार को कुछ दे रखा है, तो इसलिए वो भाजपा के तो साथ। उसको मानना भी चाहिए। एहसान फरामोश तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वो एहसान फरामोश नहीं है। तो आपको इस पूरी राजनीतिक सफर में, आप राजनीति से, एक बार आपने कहा था कि मैं तो राजनीति से रिटायर हो रही हूँ, बेटी राजनीति करेगी नीलम, आपके मन में क्या तमन्ना ऐसी बची हुई है कि आपने की, क्योंकि विरासत की राजनीति पूरे हरियाणा में चल रही है, राव इंद्रजीत का परिवार हो, चाहे कैप्टन अजय सिंह यादव का परिवार हो, और आप भी अब राजनीति में बहुत पुराने चेहरे हो, आपकी क्या तमन्ना ऐसी बच रही है? जो मेरी तमन्ना यही है, मैं भी अपनी बेटी को एमएलए बनाऊं। नीलम को आप बेटी को क्यों बनाना चाहते हो? और आपके कार्यकर्ता जितने उन पर विचार। जी जी। मुझे ये लगता है कि अब मैं घर में बैठी हुई, मैं बाहर तो जा नहीं सकती। अब मैं हर क्षण मैं इसको ये बता पाऊंगी कि तुझे ये ठीक करा, तूने ये गलत किया, तुझे ऐसे ये करना चाहिए था, इसको पूर्णतः समझा पाऊंगी मैं। आपको उम्मीद है कि नीलम भगवाड़िया जिस दिन एमएलए बनेगी, वो शकुंतला भगवाड़िया जिस संघर्ष से, जिस तप करके जो काम करा पाई, अगर आप तो बहुत छोटी उम्र के हो, परमात्मा बहुत बहुत बड़ी लंबी उम्र दे, आप देखना, मैं 100 निकली हूं ना, तो नीलम 125 निकलेगी। वो तो आपकी बात ठीक है, पर अब जैसे सुन रहे हैं परिसीमन होगा, सीटें बदल जाएगी, बावल जाए, कौन सी रिजर्व हो, आपकी जो राजनीति में जो सक्रियता है, हम ये मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपकी प्राथमिकता, नीलम की प्राथमिकता यही रहने वाला है, यही रहने वाला है क्या? मतलब जैसे मैं सुन रहा हूँ कि परिसीमन होगा तो सीटें अदला बदली होंगी, कुछ बावल हो सकता है जनरल हो जाए, दूसरी कोई सीट धारवेड़ा विधानसभा अस्तित्व में आ जाए, रेवाड़ी जिले में 3 की बजाय 4 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं कोई उसमें नहीं, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपका जो ध्येय है वो राजनीतिक रूप से करनाल है, राजनीतिक रूप से रेवाड़ी जिला है, आपका जो फ्यूचर का जो प्लान क्या है, रोड मैप क्या है? सब कुछ पार्टी पे डिपेंड करता है। अच्छा, देखो सच्ची बात तो हमारी आदमी की इच्छा चल सकती है क्या? लेकिन पार्टी की ये है कि भाई पार्टी आप की इच्छा, हाँ, भाजपा देख ली कुछ दिन कहाँ देख ली, कुछ दिन एक चुनाव लड़ा था और उस दिन में हम तो दफ्तर भी नहीं देखा अच्छा, होगा। मतलब ये है, मतलब अब पक्के कांग्रेस के रूप में काम करना है। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं अभी कांग्रेस के अंदर रह करके नीलम का जो स्ट्रगल है वो जारी रहेगा, चाहे पार्टी के लिए काम करेंगे। हाँ, पार्टी के लिए काम करेंगे। ठीक है। महिला दिवस पर आपने सुने शकुंतला भगवाड़िया के विचार, इन्होंने अपनी पूरी जो सफरनामा की जो डायरी है वो पूरी आपको सुनाई है, किस तरह एक साधारण परिवार से निकल करके और उद्योग मंत्री तक, सहकारिता मंत्री तक, पहले राज्य मंत्री, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, इतना सब कुछ किया, बेटियों को पढ़ाया, बेटे को कामयाब बनाया, एक नारी जो कर सकती वो सब कुछ किया, और महिलाओं में शकुंतला भगवाड़िया की वजह से काफ़ी चेतना आई, काफ़ी जागृति आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवाड़िया जी।